हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 7 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे नाम से ही इसके बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट कवर किए जाते हैं इस टैक्स में। तो यहाँ पे गुड्स के बारे में बात की जा रही है और सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, सर्विसेज की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर होना होगा कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। अब इस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है, हम यहाँ देख सकते हैं। हमें पढ़ना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके अलावा जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसमें सिंपल कैलकुलेशन हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। द टैक्स came into effect from 1st July 2017. GST is said to be national tax because it is a uniform tax across all states of the country. The slogan "One tax, one nation, one market" is carried by GST. तो यहाँ पर हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वो टैक्स जिसका पैसा चुकाने के लिए हमें किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, जिसे हमारी ओर से कोई और पे करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। इसके बाद में आगे दिया है ये किस पर लगाया जाता है, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, यानी भारत में जिन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है उनके ऊपर लगाए जाने वाला टैक्स जीएसटी है। यह टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी एक नेशनल टैक्स है क्योंकि ये एक समान रूप से पूरे भारत में देश में लागू किया गया है। इसका स्लोगन है वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट। तो यहाँ पर जो स्लोगन है ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। इसको किस डेट से इम्प्लीमेंट किया गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या ये यूनिफॉर्म टैक्स है, तो ये यूनिफॉर्म टैक्स है क्योंकि पूरे इंडिया पर लागू किया गया है इसे। इसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मीनिंग को देख सकते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स की सप्लाई करने पर या सर्विसेज को प्रोवाइड करने पर लिया जाता है। अंडर इट no distinction is made between goods and services for laying of tax. जब इसमें टैक्स लगाने की बात आती है तो इसमें गुड्स और सर्विसेज में कोई अंतर नहीं किया जाता, दोनों पर ही टैक्स लगाया जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग जीएसटी इज वन सबस्यूमिंग या रिप्लेसिंग ऑल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द कंट्री। अगर हम बड़े रूप में कहें तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसने कि हमारे देश में पहले से चल रहे सभी इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया है और उनके स्थान पर एक नया टैक्स लगाया गया। तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए हैं, उनके स्थान पर एक नया टैक्स शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है जीएसटी। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स एट ए नेशनल लेवल टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन। तो जीएसटी के इकलौता ऐसा टैक्स है जो कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर लगाया जाता है, नेशनल लेवल पर लगाया जाता है, और इसमें एक गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग से उसका फाइनल कंजम्पशन होने तक हर स्टेज पर इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वसूली की जाती है। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट। आउटपुट का मतलब है सेल, यानी कि जीएसटी में प्रत्येक वो व्यक्ति जो कि किसी गुड्स या सर्विसेज की सेल करता है वो इस टैक्स को चुकाने के लिए लाइबल है एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड ऑन इट्स इनपुट्स। और इसके संबंध में यदि परचेज के टाइम पर कुछ टैक्स चुकाया जा चुका हो तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार रखता है। देयरफॉर इट इज़ ए टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि यह केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे पहले जब किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री में तैयार किया गया तो उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ की, तो सबसे पहले 100 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर 18% की रेट लगती थी, तो रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा टैक्स, 100 का 18% यानी 18 रुपीज़। तो अब टोटल प्राइस हो गई 100 + 18 = 118। अब इसके बाद में इस प्रोडक्ट को जब सेल किया जाएगा तो प्रॉफिट पर सेल करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसको 150 रुपये में सेल किया गया। तो अब 150 रुपीज़ के ऊपर GST लगेगा, तो 18% की कैलकुलेशन यहाँ भी होगी। तो 150 का 18% निकालेंगे तो आएगा 27। अब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 150 + 27 = 177 में इसको सेल किया जा रहा है। अब यहाँ पर जब 27 रुपये का GST चुकाना है तो ये हमारा आउटपुट है। अब इसके समय हमें ध्यान देना होगा कि जब हमने इस गुड्स को खरीदा था तो खरीदते समय इसके ऊपर 18 रुपीज़ का टैक्स पहले ही दिया जा चुका है। तो हमें जो डिफरेंस की अमाउंट है यानी 27 - 18 = 9, तो ये 9 रुपीज़ का टैक्स हमें पे करना होगा। और ये जो 18 रुपीज़ की थी ये कहलाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर शेल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स अंडर GST। तो इस प्रकार से जो लास्ट में व्यक्ति उस गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करता है उसके ऊपर इसका टोटल भार आता है। इसके बाद हम देख सकते हैं ड्यूल GST मॉडल। इन इंडिया अ ड्यूल GST मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो भारत में दोहरा GST मॉडल को अपनाया गया है। देयरफॉर टैक्स अंडर द GST लॉज विल बी इम्पोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भारत में इस प्रकार के दोहरे GST मॉडल को अपनाया गया। इसमें टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स का GST का जो कानून है वो इस प्रकार से लागू होता है। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाईज आती हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाईज क्या होती हैं तो देखते हैं इसके आगे। व्हेन देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट आर यूनियन टेरिटरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल साइमल्टेनियसली लेवी GST। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब किसी एक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उसके सीमाओं के भीतर जब गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्स प्राप्त होता है। In case of intra-state supplies of goods and services, GST has 2 components. Intra-state जब हम सप्लाई करते हैं तब ऐसी स्थिति में GST के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है 1 that is levied by the center, पहला भाग केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, which is known as Central Goods and Services Tax और CGST। जो पहला भाग होगा उसे हम CGST कहते हैं। सेकेंड The other is levied by the state which is known as State Goods and Services Tax or SGST। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब एक राज्य की सीमाओं में या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा GST वसूल किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किए जाने वाले GST को हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे संक्षेप में CGST कहते हैं, लगाया जाता है। जबकि राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले GST को हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी SGST कहते हैं। रेट्स फॉर CGST एंड SGST वुड बी अप्रूव्ड बेस्ड ऑन रेवेन्यू एंड एक्सेप्टेबिलिटी अमंग अदर फैक्टर्स। अब इन वस्तुओं पर कितना CGST या SGST लगाया जाना चाहिए यह उनसे मिलने वाली रेवेन्यू और इससे संबंधित नियमों के आधार पर तय किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि दोहरा GST सिस्टम भारत में अपनाया गया है। तो सेकंड सिस्टम हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। ये क्या होती है? व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेसेस बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और IGST इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी स्थिति में टैक्स वसूल करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिए गए हैं और इसके लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम IGST कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ड्यूल GST मॉडल को इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं।
जीएसटी का फर्स्ट पार्ट हुआ इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें एक राज्य की सीमाओं में या यूनियन टेरिटरी की सीमाओं में ही गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है। इसमें केंद्र सरकार सीजीएसटी वसूल करती है और राज्य सरकार एजीएसटी वसूल करती है। जबकि दूसरा पार्ट है इंटर स्टेट सप्लाई का, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सप्लाई करने पर लगाया जाता है। इसमें केवल केंद्र सरकार को टैक्स वसूल करने का अधिकार है। उस टैक्स का नाम कहलाता है आईजीएसटी। अब हम इस कार में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि ऐसी कौन सी घटना है जब जीएसटी लगाया जा सकता है। टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच टैक्स लायबिलिटी अराइज, यानी ऐसी घटना जबकि टैक्स को चुकाने की लायबिलिटी पैदा होती है। हमें सबसे पहले उसे देखना होता है। सिंपली टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सिस्टम इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड आर सर्विसेज। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट उस घटना को कहा जाता है जब हम किसी गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी को यहाँ नीचे चित्र में दिखाया गया है कि कौन कौन सी इवेंट टैक्सेबल इवेंट कहलाती है। सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा अगला पार्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर दोनों ही हो रहा है तो ये सभी सप्लाई कहलाती हैं और सप्लाई टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी मानी जाती है। इसका अन्य पॉइंट नंबर 2 आता है सप्लाई एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। GST is applicable on supply of goods or services as against the concept of tax on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services। तो हमने यहाँ देखा कि GST गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पर टैक्स के एंगल से किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना या फिर गुड्स की सेल करना या फिर सर्विसेज का प्रोवाइड करना इसमें आता है। सप्लाई इज वाइडर टर्म, यहाँ पर सप्लाई एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारे क्षेत्र को शामिल किया जाता है। विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, यहाँ पर सभी तरह के गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई आती हैं। उन्हें दोनों को भी मिला के भी हम कह सकते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं हम सेल को, गुड्स की सेल या सर्विसेज को इसमें शामिल करेंगे। ट्रांसफ़र को, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम, यानी जब गुड्स का एक्सचेंज करके हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन के बजाय बार्टर सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके अंदर में आता है एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। इन सभी इवेंट को हम सप्लाई मानते हैं और इनकी सप्लाई पर जीएसटी लगाया जाता है। थर्ड है टैक्स लेविड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर टैक्स किस आधार पर लगाया जाएगा। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी गुड्स के सर्विसेज की सप्लाई करने पर लगाया जाता है। सर्विसेज कौन कौन सी स्टेज है वो हम देख चुके हैं। सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, इन सभी को सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। एंड नेचर ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन विच टैक्स टू लेवी एंड देयर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन बोथ। तो इस प्रकार से जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो ये जो सप्लाई वर्ड है यह हमें बताता है कि किस प्रकार का टैक्स लगाया जाना चाहिए और उसके संबंध में सीजीएसटी और एजीएसटी किस प्रकार से लगेगा। इसे हम कब लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, यानी एक स्टेट की जो बाउंड्रीज है उन्हीं के भीतर सप्लाई होती है, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। जबकि इंटर स्टेट सप्लाई होने पर हम आईजीएसटी लगाते हैं। फोर्थ, यूनिफॉर्म टैक्स। तो ये जो टैक्स है वो यूनिफॉर्म होता है। जीएसटी इज यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। पहले जीएसटी से पहले हमारे देश में कई अलग अलग किस्म के टैक्स लगाए जाते थे, जिनमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग गुड्स के ऊपर रेट अलग अलग होते थे। एक गुड्स का ऊपर अगर कोई एक स्टेट एक 10% रेट लगाता है तो दूसरे स्टेट में वहाँ 15% भी देखने को मिलता था। लेकिन जीएसटी कैसा है, यूनिफॉर्म टैक्स है, पूरे देश में एक समान रूप से लगता है। इसलिए किसी भी एक आइटम के ऊपर या गुड्स के ऊपर सभी स्थानों पर एक जैसा टैक्स ही लगाया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स,
only one rate will prevail on one set of goods across all parts of the country. GST is a single tax at a national level to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption. तो GST एक ऐसा सिंगल टैक्स है जो पूरे देश में लगाया जा रहा है। इसमें हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर हम एक समान टैक्स लगता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर GST की कैलकुलेशन मैन्युफैक्चरिंग से फाइनल कंजम्पशन तक लगाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए नेशनल लेवल। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो GST है ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई करने पर पूरे नेशनल लेवल पर लगाया जाता है। यानी किसी एक स्टेट में अगर कोई टैक्स लगता है तो उस गुड्स के ऊपर पूरे भारत में वो टैक्स लगाया जाएगा और रेट भी वही रहेगा। सिक्स्थ है मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। GST मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि GST एक ऐसा टैक्स है जिसने उससे पहले लगने वाले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए हों या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते रहे हों, उन सभी के खत्म कर दिया है और उनके स्थान पर GST लगाया जाता है। हैंस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स पहले लगते थे उनके नाम यहाँ दिए हैं जो कि अब खत्म हो गए हैं, अब इनको नहीं लगाया जाता। उनके नाम है सेल्स टैक्स, ये गुड्स की सेल पे लगता था। सर्विस टैक्स, सर्विसेज देने पे लगता था। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी गुड्स के ऊपर लगता था। सेंट्रल एक्साइज आर रिप्लेस्ड बाय GST। तो एक्साइज जो टैक्स है ये प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। तो इस प्रकार से हर कार्य पर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाए जाते थे और हर एक की अलग अथॉरिटी होती थी। तो कई सारे ऑफिस होते थे गवर्नमेंट के और हमें सभी के पास में टैक्स के हिसाब किताब भेजना पड़ते थे, सभी को रिपोर्टिंग करना पड़ती थी। इनके स्थान पर अब क्या किया गया है कि केवल GST टैक्स लगाया जाता है, एक डिपार्टमेंट को हमें रिटर्न भेजना होगा और उसी से समेत का हिसाब किताब रखना पड़ता है। सेवेंथ, कंपोनेंट्स ऑफ GST। अभी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडिया में ड्यूल GST मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा है कि CGST, SGST और IGST नाम के टैक्सेस बनाए गए हैं। CGST की वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, SGST की वसूली स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये दोनों इंट्रा स्टेट सेल पर लगते हैं और IGST कब लगता है जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, इसकी वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एट्थ, based on the principle of destination, GST is a destination based tax. According to principle of destination, all goods and services are taxed if they are consumed within the country. तो GST में बताया गया है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जिसमें कि हमारे देश में, इंडिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं उनके कंजम्पशन के ऊपर, उनके सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर, सप्लाई करने पर इस टैक्स को लगाया जाता है। नाइन्थ है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। अंडर GST ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, उसमें ये बताया था कि जब हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं तो उस पर 18 रुपये का टैक्स लगता है, 150 बेचने पर 27 का टैक्स लगता है। तो जो वैल्यू एडिशन होता है केवल उसी के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है और इस प्रकार से जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसी को टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो एक बार जो टैक्स लगता है वही फाइनल टैक्स हो जाता है। 10th, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भारत में पहले टैक्सेस के संबंध में ये बहुत बड़ी शिकायत थी कि भारत में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। ये क्या होता है इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको समझाने के लिए दिया है एक एग्जाम्पल जहाँ मैन्युफैक्चरर को बताया है कि उसके द्वारा ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स और GST में किस प्रकार से डिफरेंस आता है। तो अगर किसी गुड्स की प्राइस 10,000 रुपीज़ थी तो दोनों में उसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा
सबसे पहले ओल्ड सिस्टम में इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी जो 10% रेट होने पर 1000 आती, जीएसटी में ये नहीं लगती है। इसका इसका टोटल किया जाता था, तो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में टोटल कितना हो गया 11,000, जीएसटी सिस्टम में इसका रेट रहा 10,000। इसके बाद में इसमें ऐड किया जाता था CST सेंट्रल सेल टैक्स, तो ये 2% था, तो ये 11,000 के ऊपर ही लगता है, तो ये 220 आया। जीएसटी में इसको खत्म कर दिया गया, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में ऐड किया जाता था जीएसटी जो कि 12% का रेट से लगाया जा रहा है आज की तारीख में, ये मानते हुए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स के टाइम पे जीएसटी नहीं होता था, इसलिए उसमें कुछ नहीं लगेगा। और जीएसटी में इसकी अमाउंट हमने 10,000 पर कैलकुलेट की तो 1200 आई। तो इस प्रकार से हम अगर टोटल चेक करें अभी, तो लास्ट में जो टोटल आता है ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स वाले सिस्टम में 11,220 रुपीज़ का टैक्स बनता है, जबकि जीएसटी में ये 11,200 बनता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ओल्ड और न्यू सिस्टम जो है इसमें टैक्सेस पहले की तुलना में कम हुआ है। इस जो डिफरेंस आया है इसका कारण है यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले एक्साइज ड्यूटी 10% थी और CST 2% था, तो 10 + 2 12% ही होता था, और अभी जीएसटी लगा है वो भी 12%, तो यानी रेट तो सेम है, लेकिन कैलकुलेशन के तरीके को चेंज करने से 20 रुपीज़ का टैक्स कम हो गया। इस प्रकार से जब टैक्स के अमाउंट पर भी टैक्स लिया जाता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करके CST वसूल किया गया था, इस कारण से ये डिफरेंस आया था। इसमें टैक्स पर टैक्स की कैलकुलेशन को अब खत्म कर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है 1 कंट्री 1 टैक्स। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है कि पूरे देश में एक समान टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। पहले हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स कैलकुलेट करती थी, लेकिन अब उन सभी टैक्सेस के स्थान पर एक ही टैक्स लगाया जाता है जिसका नाम रखा गया है जीएसटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू एम्ब्रेस द वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट रेजिम with one tax rate prevailing for one set of goods across all parts of the country. The tax rate do not differ from state to state. इसका सबसे बड़ा विशेषता यही है कि एक देश तो एक टैक्स होना चाहिए, एक समान टैक्स होना चाहिए। किसी भी गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर हर जगह पर एक समान टैक्स की वसूली की जानी चाहिए। तो जीएसटी के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया है। जीएसटी यूनिफाइज द country's large economy and population of more than 1.3 billion people into a common market. तो इस प्रकार से जीएसटी सिस्टम ने हमारे देश को एक बड़ी इकोनॉमी में बदला है और हमारे देश की 1.3 बिलियन से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो एक कॉमन मार्केट में कन्वर्ट हो गई है, जहाँ पर कहीं भी किसी वस्तु को खरीदेंगे एक समान ही प्राइस चुकाना पड़ेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सेकंड, सबस्यूम ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब इसका हमने पहले भी पढ़ा है कि जब जीएसटी को लेकर आए गए तो उसने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो इंडिया में लगते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हो, उन सभी को इसने खत्म कर दिया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अभी भी एक कस्टम ड्यूटी जो है वो एक रह गई है, बाकी के सारे टैक्सेस खत्म हो गए हैं और उनके स्थान पर अब CGST, SGST और IGST वसूली की जाती है। पुराने टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी अभी भी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, जबकि GST कंट्री के अंदर होने वाली सेल पर लगाया जाता है। थर्ड, एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि इसमें टैक्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्स को सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इससे जो टैक्स पर टैक्स लगता था और कीमतें ज़्यादा हो जाती थी और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उस अव्यवस्था को खत्म कर दिए गए हैं। और इसमें अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पहले ही कोई टैक्स चुकाया गया हो तो उसके संबंध में बाद में जो सेल करता है उस व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है। फोर्थ है इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
GST aims to improve the competitiveness of original goods and services in the market by introducing input credit, single point tax and removing the cascading effect of taxation. हमारे देश में GST के द्वारा जो असली सामान है, ओरिजिनल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इनकी कॉम्पीट करने की जो स्थिति थी उसको बेहतर बना दिया गया है, क्योंकि नकली सामान के ऊपर इसमें कैलकुलेशन अलग ढंग से अब लगने लगी है। हर प्रोडक्शन का टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि पहले जो बड़ी कंपनियां थी वो तो टैक्स चुकाती थी, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनके द्वारा टैक्सेस नहीं चुकाए जाते थे और उसमें नकली माल भी बनाकर बेचा जाता था। इस पर रोक लगाई गई है। फिफ्थ है यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स प्रोसीजर। Another important objective of GST is to have a unified law involving all the tax bases, laws and administration procedure across the country. तो भारत में GST के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया है वो है कि हमारे देश के टैक्स बेसिस में एक समान नियम लागू करना। तो इससे किसी भी स्थान पर व्यापारी के द्वारा कारोबार किया जाए, एक समान नियमों का पालन किया जाता है। इससे उनका कार्य भी आसान हो गया और बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया है। सिक्स्थ, रिडक्शन टैक्स इवेजन एंड करप्शन। Reducing tax evasion and corruption is also one of the main objectives of GST. Under the GST regime, details of all invoices are required to be mentioned and all the transactions are checked in detail at the GST portal. As a result, there will be automatic reduction in cases of tax evasion and corruption, as the business would not be able to fake claims and evade taxes. तो इसका अर्थ है कि कर की चोरी, टैक्स इवेजन मतलब कर की चोरी और करप्शन नहीं भ्रष्टाचार में कमी आई है, क्योंकि जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं या सर्विसेज को लेते हैं, तो उसके लिए हमें GST पोर्टल पर किस व्यक्ति को हमने सर्विस प्रोवाइड की उसके बिल की एंट्री करना होती है। ये डाटा GST पोर्टल पर सेव हो जाता है और उसके बाद में इस व्यक्ति जिसने सप्लाई या गुड्स को प्राप्त किया था, जब वो उसको बेचता है तो पुराने व्यक्ति के, पहले जिस व्यक्ति ने टैक्स चुकाया था उससे खरीदे हुए टैक्स की इनपुट क्रेडिट उसको दी जाती है। तो उसके द्वारा अपने बिल का एंट्री को इसमें करना होता है। इस प्रकार से हम फेक क्लेम होते हैं जो, उनसे बचे जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के पास में क्रॉस चेकिंग करने की पूरी व्यवस्था है। सभी सेल की क्रॉस चेकिंग की जा रही है, जिससे कि टैक्स की चोरी और फेक क्लेम करने की संभावनाएं काफ़ी हद तक घट गई हैं और इस प्रकार के आशंकाएं हमारे देश में अब बहुत ही नाम मात्र की रह गई हैं, क्योंकि हर चीज़ की क्रॉस चेकिंग हो रही है और बिलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जब बिल बनाए जाते हैं तो उसके GST पोर्टल पर एंट्री की जाती है तो क्रॉस चेकिंग ईजिली हो जाती है। सेवेंथ, इंक्रीज कंप्लायंस। GST is aimed and expected to increase compliance, resulting in big revenue boost for the government from higher collections, which could help to further improve the economy of the country. GST का उद्देश्य था कि हमारे देश में जो टैक्स की व्यवस्था है उसको बेहतर बनाना। इसने सभी व्यापारियों को अपना बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट तैयार करने के लिए मजबूर किया है और उसके बाद में इसकी एंट्री उन्हें GST के पोर्टल पर करना होती है। इस प्रकार से जब एंट्रियां की जा रही हैं तो ये देखने में आया है कि हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है और इसने हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाने में मदद की है। एट्थ है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। GST is seen as the key to increase productivity and efficiency. It is expected to act as an important factor that will build upon the primary foundation for increase in productivity and efficiency. The unified tax system should offer significant opportunities for productivity. हमारे देश में जब से GST को लागू किया गया है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और इसमें सभी व्यापारियों के द्वारा अपने अकाउंट को प्रिपेयर किया जाने वाला लगा है और उनके द्वारा इस कार्य को बेहतर ढंग से किया जाने लगा है। अब वो GST सिस्टम को समझ गए हैं और उसके अनुसार
उनके द्वारा जब अकाउंट की एंट्रियाँ की जा रही हैं तो जो टैक्स की चोरी थी उन्हें रोका जा सकता है और हमारे देश के टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है और एक टैक्स पर टैक्स लगने की संभावना भी खत्म हुई है। इससे वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आई है जिससे कि कॉम्पीट करना ईजी हो गया है। जो लोग अभी तक टैक्स नहीं चुकाते उन्हें भी टैक्स चुकाना पड़ रहा है तो उनके लिए तो तकलीफ़ की बात है ये, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके लिए खुशी की बात है कि उनके हितों का ध्यान रखा गया है। बस 9th है इंक्रीज इन GDP। Another important objective of GST is to increase the government's revenue and GDP in the long term with the help of increase in tax compliance and better productivity। भारत की सरकार द्वारा GST को लाने का उद्देश्य था कि हमारी सरकार के जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू है, उसमें वृद्धि हो सके और देश की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें दीर्घकाल में वृद्धि हो सके और भारत में धीरे धीरे टैक्स कंप्लायंस और सर्विसेज बेटर हो सकें। तो GDP को बढ़ाने में इसने मदद की है क्योंकि इस प्रकार से जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो डेटा था, उनके द्वारा की जाने वाली सेल और प्रोडक्शन थी, उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं आता था। वो भी इस सिस्टम में एंट्री करने के कारण हमको एक्चुअल डेटा प्राप्त होना शुरू हो गए हैं और इससे हमने ये देखा है कि हमारे देश की GDP में इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों का डेटा अवेलेबल होने लगा है। 10th रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस एंड अनहेल्दी कंपटीशन। One of the purpose of GST is to reduce economic distortion and unhealthy competition among the states due to taxes and revenue। GST के आने से पहले हमारे देश में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स वसूल किए जाते थे। कुछ राज्य सरकारें टैक्स को कम कर देती थीं जिससे कि दूसरे स्टेट के लोग भी उनके यहाँ पर आकर गुड्स को परचेज करें जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल करने का प्रयास करते थे। इसका प्रभाव उनके पड़ोसी राज्यों पर पड़ता था जिनके टैक्स कलेक्शन में कमी आ जाती थी। तो इस प्रकार से ये अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता था। GST ने इस अव्यवस्था को देश से खत्म कर दिया है। अब इसके आगे अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड अंडर GST, कौन कौन से अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।